अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन को ओपिनियन कर रहे हैं वो है ट्राइस्ट विद आईएमएफ और इसके राइटर हैं वो हैं रियाजुद्दीन। ठीक है, बेसिकली बहुत ज़्यादा अहम ओपिनियन है इस लिहाज से कि जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जितने भी पाकिस्तान के एग्रीमेंट हुए आईएमएफ के साथ तो उसकी डिटेल दी हुई है कि कितनी दफ़ा हमने एग्रीमेंट किए हैं, किस वजह से जो है वो नाकाम हुए और क्या हमें करना पड़ेगा कि हम मतलब कि आईएमएफ से हमें रुजू ना करना पड़े। अब ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई क्यों हम आईएमएफ के पास चले जाते हैं जब इतना ज़्यादा कर्जा है, क्यों हम खुद मुख्तारी की तरफ क्यों नहीं जाते। लेकिन ये मतलब इतना आसान नहीं है करना, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक आप जो है आईएमएफ से जब आप अगर नहीं इस पोजीशन में आपको कर्जा देने के, तो दूसरे फ्रेंडली ममालिक होते हैं वो भी आपको कर्जा नहीं देते और दूसरे मालियाती इदारे हैं वो भी नहीं देते। तो काफ़ी ये इतना आप कह लें कि जी आसान सवाल नहीं है जिसका हम जवाब दे सकें कि भाई पाकिस्तान को आईएमएफ नहीं जाना चाहिए और इस तरीके से मैनेज करनी चाहिए अपनी पॉलिसीज़, फिस्कल पॉलिसीज़ के वो खुद मैनेज कर सकें। ठीक है, और ये इस लिहाज से भी अहम है कि इंटरव्यूज़ वगैरह में काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है कि भाई कि अगर पाकिस्तान गया है आईएमएफ में और से इतनी ज़्यादा महंगाई आई है तो क्या पाकिस्तान को जाना चाहिए था कि नहीं, तो आप अपनी ओपिनियन दें। तो ये उस लिहाज से भी अहम है, आपको पता होना चाहिए कि क्या मुश्किलात हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान को जाना पड़ता है और क्या हम किस तरह की रिफॉर्म्स ला सकते हैं, इस्लाहात ला सकते हैं कि हम अगर मुकम्मल तौर पे तो नहीं मतलब किसी हद तक जो है वो हम अपनी डिपेंडेंस जो है आईएमएफ पे वो कम कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली इस ओपिनियन में बात की गई है जो हमारे एग्रीमेंट हैं आईएमएफ से जब से पाकिस्तान वजूद में आया है उसके बाद से। ठीक है, इसको देखते हैं। करेंगे जी, we had our first trust with the IMF soon after the first martial law imposed by General Ayub in 1958। उन्होंने कहा हमारा जो पहला एग्रीमेंट हुआ था आईएमएफ के साथ वो कब हुआ था, फ़ौरन बाद उसके जब पहला मार्शल लॉ लगा था, जो नाफिज किया गया था जनरल अयूब की जानिब से, कब 1958 में। Following this agreement, our relationship with the IMF has been like an unhappy but lasting marriage। और उसके बाद से जो है हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा जो ताल्लुक है आईएमएफ के साथ, वो बिल्कुल वैसा ही है जो एक ऐसी शादी हो, मतलब बिल्कुल भी जिस तरह आपस में अभी भी खुश नहीं होते लेकिन क्या है वो चलती रहती है। तो उसी तरह का हमारा ताल्लुक है आईएमएफ के साथ कि जिस तरह आपको पता है एक दूसरे के खिलाफ जो ताल्लुकात जो हैं आईएमएफ भी कह रहा होता है कि जो हमने आपको कहीं दी कंडीशंस आपने पूरी नहीं की, तो एक वो अनहैप्पी मैरिज की तरह चल रहा है। लेकिन क्या है वो लास्टिंग है, चल आ रहा है कि हमारी भी मजबूरी है कि एक दफ़ा हम जाते हैं आईएमएफ के बाद, फिर हमें कर्जा पूरा करने के लिए फिर आईएमएफ के पास जाते हैं। तो एक नाखुशगवार ताल्लुक है लेकिन मजबूरी है, लास्टिंग मैरिज की तरह, मतलब कि नाखुशगवार भी है लेकिन क्या है हमारी मजबूरी है कि हमें दोबारा उसके पास जाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना है कि जी वी हैव कॉन्ट्रैक्टेड 22 प्रोग्राम्स विद अ फंड। और अब तक हमने कितने 22 प्रोग्राम जो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखें। अब तक हमारे 22 प्रोग्राम्स हुए हैं आईएमएफ के साथ। The present program that started in July 2023 is the 23rd। और जो मौजूदा प्रोग्राम है जो शुरू हुआ था जुलाई 2023 में, वो हमारे पास क्या है 23वां प्रोग्राम है। अब सबसे अहम सवाल पूरी अगर एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं इस ओपिनियन का, वो क्या है, कैन आर इकॉनमी सर्वाइव विदाउट आईएमएफ सपोर्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क है और बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या हमारी इकॉनमी, हमारी मईशत सर्वाइव कर सकती है किसके बगैर, आईएमएफ की सपोर्ट के। ठीक है, और यहाँ पे सर्वाइव से मुलाकात मतलब ये है कि जी हम जो है वो इस तरह सर्वाइव कर सकते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं। ठीक है, टू आंसर दिस क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन का जवाब दें तो वो क्या है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिव्यू द हिस्ट्री ऑफ आईएमएफ लेंडिंग कमिटमेंट्स टू पाकिस्तान। तो उनका ये अहम होगा कि हम रिव्यू करें, जायज़ा लें हिस्ट्री का, तारीख का, जो आईएमएफ ने वो हमें कर्जा दिया है, जो कमिटमेंट थी पाकिस्तान के लिए कि क्या उन्होंने किस तरह पूरी की, क्या पाकिस्तान का क्या उसमें किरदार रहा और किस तरीके से जो भी कंडीशनैलिटीज़ थी वो पाकिस्तान ने पूरी की कि नहीं। ठीक है, तो टोटल कितने थे, 22 थे। 2023 में ये 23वां प्रोग्राम था। और अब हम थोड़ा हिस्ट्री चेक करेंगे कि क्या क्या हुआ माजी में। Currently, for 14 of these programs, we were not successful in drawing the entire amount committed by the IMF because of breach in policy steps that Pakistan authorities had committed themselves to taking। और उनका ये 23 में से 14 ही प्रोग्राम्स ऐसे थे उसमें हम सक्सेसफुल नहीं थे, कामयाब नहीं हुए थे कि हमें पूरी अमाउंट नहीं मिली जो कमिट की गई थी आईएमएफ की जानिब से। किस वजह से कि जो पॉलिसी स्टेप्स थे उसका ब्रीच देखने को मिली, उसकी खिलाफ वर्जी देखने को मिली। वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने वह ना कमिट किया था कि भाई हम ये जो हैं पॉलिसीज़ इनको अपनाएंगे, लेकिन उन्होंने चूँकि नहीं किया तो फिर जो भी इनका ये सेटलमेंट हुई थी इन 14 प्रोग्राम्स में कि जी इतनी अमाउंट जो है ना वो दी जाएगी आईएमएफ की जानिब से, वो हमें नहीं मिली। 14 में ये हुआ। बाकी 8 प्रोग्राम में क्या हुआ, फॉर 8 प्रोग्राम्स पाकिस्तान वाज सक्सेसफुल इन
ड्राइंग द कमिटेड अमाउंट, और 8 सिर्फ ऐसे प्रोग्राम थे जिसमें पाकिस्तान कामयाब हुआ उस अमाउंट को हासिल करने में जो उनसे वादा किया गया था, कमिट किया गया था. मोस्ट ऑफ दीज वर शॉर्ट टर्म प्रोग्राम सच एज द प्रेजेंट स्टैंड बाय अरेंजमेंट. ठीक है, SBA आपने बड़ा सुना होगा पिछले साल में, तो उसी की बात करें कि ज़्यादातर ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स थे जिसमें अमाउंट हमें मिल गई थी जितना कहा गया था, और वो किस तरह के थे, जिस तरह के मौजूदा SBA स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, तो वहाँ पे जो है ना वो हम जो कमिटेड अमाउंट थी वो हमें मिल गई थी, लेकिन 14 प्रोग्राम्स में हमें नहीं मिली थी. ठीक है, अच्छा. और उन्होंने कहा मोर ओवर irrespective of whether or not Pakistan completed the program successfully, the country would plunge into a crisis within a few years requiring a new program. और उन्होंने कहा कतई नज़र इस बात के पाकिस्तान ने जो है ना वो कंप्लीट किया प्रोग्राम के नहीं, लेकिन उन्होंने कहा होता ये था कि ये मुल्क जो है ना वो प्लंज हो जाता था क्राइसिस में, एक बहरान का शिकार हो जाता था कुछ सालों में, रिक्वायरिंग अ न्यू प्रोग्राम, और फिर हमें ज़रूरत पड़ती थी नए प्रोग्राम की. 10 पाकिस्तान रिमेन डिपेंडेंट ऑन द IMF. तो फिर अब ये वजूहत बता रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान जो है ना वो डिपेंडेंट रहा IMF पे, बावजूद इसके कि हमें बड़ी मुश्किलात होती थी उसकी पॉलिसीज़ को अपनाने में जो भी IMF की होती थी. लेकिन ज़ाहिर है जब आप कर्जा लेते हो तो आपको जो कर्ज देता है उसकी शराइत माननी पड़ती हैं. What this brief history shows is that Pakistan always ran out of steam of fiscal prudence after even midway through a program. और ने कहा ये brief history जो बताई है वो हमें दिखाती है कि पाकिस्तान को हमेशा क्या है, ran out of steam of fiscal prudence. ran out of steam मतलब होता है कि जो भी कोई काम आप कर रहे हो तो बिल्कुल आपकी वो एनर्जी इंथुसियाज्म खत्म हो जाए और आप वो ना कर सको. ठीक है, तो मतलब शुरू तो बड़े ज़ोर शोर से होता था कि हाँ ये वाली हमारी फिजिकल मॉनिटरी पॉलिसी है, इसको हम अपनाएंगे और IMF की शराइत है वो पूरी करेंगे, लेकिन क्योंकि फिर वो नहीं होती थी तो उस वजह से जो है ना वो हम मिड वे जो है ना वो हम पूरा करने में कासिर रहते थे IMF की कंडीशनैलिटीज़ को. Not only did the loss of fiscal prudence put stress on fiscal accounts, it also led to the widening of the current account deficit that caused foreign exchange reserves to evaporate, slowly at first and then rapidly as fiscal and monetary prudence continued. उनका ना सिर्फ ये है कि क्योंकि ज़ाहिर है माली जो थी प्रूडेंस वो नहीं होती थी वो, और वो दबाव डालते थे हमारे फिजिकल अकाउंट्स में, और इसकी वजह से जो है हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट उसमें इजाफा होता था, जिसकी वजह से हमारे वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कम होते थे. स्लोली एट फर्स्ट, शुरू में थोड़ा आहिस्ता, एंड देन रैपिडली, और फिर बड़ी तेज़ी से जो है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होते थे एज फिजिकल एंड मॉनिटरी इम्प्रूडेंस कंटिन्यूड. क्योंकि हमारी फिजिकल मॉनिटरी इम्प्रूडेंस थी, यानी सोच हमारी हो आप कह लें कि किस तरीके से फिजिकल और मॉनिटरी पॉलिसीज़ होती हैं उसको सही तौर पे नहीं हम इम्प्लीमेंट कर पाते थे. तो उस वजह के बाद क्या होता था, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो क्या है बड़ी पहले थोड़ी कम रफ्तार में और फिर तेज़ी से कम हो जाते थे. ठीक है, अच्छा. और उन्हें कहेंगे जी वी आर ऑल फेमिलियर विद द स्टोरी ऑफ रिजर्व्स बिल्डअप एंड डिप्लीशन अकम्पनीड बाय बूम एंड बस्ट साइकिल्स ऑफ ग्रोथ विद हाई इन्फ्लेशन. उन्होंने कहा बिल्कुल हमें पता है ये स्टोरी है कि एक तो रिजर्व्स बिल्डअप होने की और फिर कम होने की, डिप्लीशन होने की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास बूम एंड बस्ट साइकिल होते थे. जो भी आपके इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं सर उनको पता होगा बिजनेस साइकिल की अगर हम बात करें तो उस तरह बूम एंड बस्ट साइकिल होते हैं कि एक ग्रोथ होती है उसके बाद फिर एकदम हमारे पास जो है ना वो बिल्कुल आप कह लें कि जी बिल्कुल एक तरह का माशी बहरान आ जाता है बूम एंड बस्ट साइकिल में. ठीक है, और उसके बाद फिर इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हो जाता है. ठीक है, तो उसमें बता रहे हैं कि विल पाकिस्तान फ्यूचर भी एनी डिफरेंट. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, वो क्या है, वो इससे मुख्तलिफ होगा. Will be able to get out of IMF programs and start relying on homegrown domestic resource mobilization through tax revenues and economizing on expenditures and export promotion. उन्होंने कहा क्या पाकिस्तान जो है ना वो इस IMF प्रोग्राम से बाहर निकल सकेगा और इन्हिसार कर सकेगा होम ग्रोन डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन में, किस तरह टैक्स रेवेन्यूज़ के ज़रिए, और क्या है इसमें बचत कर सकेगा एक्सपेंडिचर्स में और एक्सपोर्ट प्रमोशन में. ठीक है, अच्छा. अब यहाँ पे एक और अहम सवाल पूछा है कि अब हमें किस तरह के है ना वो पॉलिसी एक्शंस लेने होंगे कि हम अपनी जो डिपेंडेंसी है, हमारा जो इन्हिसार है IMF पे, उस पर कमी ला सकें. What kind of policy actions are needed to reduce dependency on the IMF or other external creditors? तो उनका किस तरह की हमें इस्लाहत की ज़रूरत होंगी, रिफॉर्म्स की ज़रूरत होंगी. Most of these actions lie ironically in the area of macroeconomic stabilization that is prescribed by the IMF. और इसमें क्या है जी, ironically ज़्यादा जो एक्शंस हैं जो ज़रूरत है हमें वो ये किस एरिया में है, वो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन में है ओवरऑल. यानी जिस तरह हमारे पास अगर हम मैक्रो इकनॉमिक लेवल पे देखें तो प्राइस लेवल हो जाता है, आपके कितने लोग जो है ना वो एम्प्लॉयड हैं वो आ जाता है. तो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन है ना वो बहुत ज़रूरी है, जैसा कि बताया गया है IMF की जानिब से.
Stabilization policies help a country move towards greater self-sufficiency as it tightens its financial belt and reduces fiscal and external deficits, thus paving the way for layering debt in relation to economy size. तो और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जो स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ होती हैं, ऐसी पॉलिसीज़ जिससे स्टेबलाइजेशन आए, इस्तेकाम आए, वो मदद करती हैं मुल्क की कि वो जाए किस तरफ, एक ग्रेटर सेल्फ सफिशेंसी की जानिब, क्योंकि ये है ना टाइटन कर देती है फाइनेंशियल बेल्ट, यानी कि फिर आप अपनी वो एक्सपेंडिचर है वो ज़रा देख के करते हो और क्या है कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है फिजिकल और एक्सटर्नल डेफिसिट को, और एक वजह बनता है कि हमारा जो डेट है वो कम होता है अगर हम इन रिलेशन टू इकोनॉमी साइज, तो इकोनॉमी के साइज में जो डेट है वो क्या है कम होता है. सो स्टेबलाइजेशन इज़ अ मूव टूवर्ड्स autarky, whether it is under a homegrown or an IMF program. तो उन्होंने कहा स्टेबलाइजेशन एक स्टेप एक ज़रूरत है, एक जिसकी वजह से वह है ना वो हमें क्या देखने को मिल सकती है, एक ऐसी इकॉनमी जिसमें क्या है जिसमें हम क्या है सेल्फ सफिशिएंट हो और हमें जाने की ज़रूरत ना पड़े IMF पास, तो फिर चाहे ये होम ग्रोन और IMF प्रोग्राम हो उसमें. ठीक है, तो सबसे अहम स्टेप क्या है, स्टेबलाइजेशन. ठीक है, it should therefore be clear that phasing out IMF deal requires the continuation of IMF like policies. और उनका ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर हमने ख़त्म करनी है IMF डील तो इसके लिए ज़रूरत है कि हम जारी रखें IMF लाइक पॉलिसीज़. ठीक है, क्योंकि देखने में हमें बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि भाई हमें IMF ने ये शराइत रखी है. उनका ठीक है, अगर आपने ख़त्म भी करना है कि जी हम कहेंगे जी हमने IMF के पास नहीं जाना, तो हमें उसी तरह की पॉलिसी जो हैं उनको जारी रखना पड़ेगा. This is the foremost reason it would be very difficult for the government to get rid of the IMF because the authorities despise the macroeconomic prudence advocated by the fund. और उनका ये इसलिए ये सबसे बड़ा रीज़न है कि वो बड़ा मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए कि वो IMF से छुटकारा हासिल करे, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो नहीं इस चीज़ को पसंद करते कि वो वाले जो मैक्रो इकनॉमिक प्रूडेंस दिखाएं जो एडवोकेट किए गए हैं. एडवोकेट होता है किसी आइडिया को सपोर्ट करना, और उस वो जो पॉलिसीज़ हैं जिनको सपोर्ट किया जाता है फंड की जानिब से, तो उनका ये बहुत मुश्किल है कि हम IMF से छुटकारा हासिल कर सकें, क्योंकि आप IMF के पास जाएँ ना जाएँ आपको पॉलिसी उन्हीं की जो है ना जारी रखनी पड़ेंगी, कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी. अब यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे ये रखे हुए ना व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी एक्शंस आर नीडेड टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन द फंड. तो बेसिकली ये सवाल है, इसका जवाब पूरे ओपिनियन में दिया गया है, काफ़ी अहम है, इसको ज़रूर आप डिटेल से पढ़िएगा. अच्छा, अब ये आगे चीज़ें बताई हैं इन्होंने, कुछ फिगर्स बताए हैं, इसको मैं जल्दी से देख लेता हूँ, इसको बाकी आप पढ़ लीजिएगा. उन्होंने कहा जी अगर जो हमारी मौजूदा फिजिकल पोजीशन है वो अनसस्टेनेबल है, और इसको अगर डेटा से इन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि अगर हम देखें फिजिकल अफेयर्स 23 की बात करें तो उन्होंने कहा कि जी हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो 19.1% था GDP का, ये 16.2 ट्रिलियन बनता है, और उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट्स थी वो कितनी थी, 6.9% थी ऑफ GDP की, और ये कितना बनता है 5.8 ट्रिलियन बनता है. और अगर हम इसका कंट्रास्ट करें, मुआवजा करें, तो रेवेन्यू है वो सिर्फ 11.4% GDP का था, ये 9.6 ट्रिलियन बनता है. और किस तरह बनता है फिजिकल डेफिसिट माइनस एक्सपेंडिचर, और वो कितना था 7.7% ऑफ GDP, और ये बन जाता है हमारे पास 6.5 ट्रिलियन. ठीक है, अच्छा, और अगर हम इसमें बात करें, थोड़ा और फिगर्स की बात करें, तो अगर उन्होंने कहा कि जी हाँ अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें उसमें से हम निकाल दें, एक्सक्लूड कर दें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को, जो कि प्राइमरी एक्सपेंडिचर कहलाता है, वो हमारे पास था 12.2% GDP का, ये 10.4 ट्रिलियन बनता है, और वो हायर था रेवेन्यू से, और ये हमें बताता है कि हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट था वो 0.8% ऑफ GDP था, जो कि 690 बिलियन बनता है. अच्छा, अब कह रहे हैं दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज ऑल्सो बोरिंग टू मीट इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंसेस. इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो है ना वो बोरो कर रही है, उधार कर रही है, ताकि पूरे कर सके अपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को, क्योंकि ज़ाहिर है प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप इतना ज़्यादा कर्जा ले लेते हो तो प्रिंसिपल की दूर की बात, आपको कर्जा लेके सिर्फ जो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है ना वो चुकानी पड़ती हैं. whenever the primary deficit is higher than zero, government debt increases. इनका जब भी प्राइमरी डेफिसिट जो है ना वो बढ़ जाता है जीरो से, तो गवर्नमेंट जो डेट है वो क्या है बढ़ जाता है. क्लियरली दिस इज़ नॉट फिजिकली सस्टेनेबल पोजीशन, और यकीनन ये एक ऐसी पोजीशन नहीं है, सूरत हाल नहीं है जो कि क्या है फिजिकली तौर पे सस्टेनेबल हो, जिसको बरकरार रखा जा सके. इफ़ दिस सिचुएशन कंटिन्यूज, और अगर ऐसी सूरत हाल जारी रही, डेट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, तो डेट जो है कर्जा वो जारी रहेगा बढ़ना, एंड एट सम पॉइंट द गवर्नमेंट वुड बी अनेबल टू मीट इट्स डेट सर्विसिंग ऑब्लिगेशंस, इट विल फेस डिफॉल्ट. और फिर जो गवर्नमेंट है वो नहीं कामयाब होगी पूरा करना अपनी जो डेट सर्विसिंग ऑब्लिगेशंस हैं उसे, इट विल फेस डिफॉल्ट, और उसे क्या है डिफॉल्ट का सामना करना होगा. ठीक है, therefore it is essential for the government to at least fully cover its primary expenditure and also generate a primary surplus which will help bring down the debt to GDP ratio in future. तो इसलिए उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है ना कम से कम जो है ना वो
कवर करे अपने प्राइमरी एक्सपेंडिचर को और फिर जनरेट करे प्राइमरी सरप्लस, और ये मदद करेगी कम करने में जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशो है मुस्तकबिल में. Under these circumstances, irrespective of whether Pakistan is in or out of an IMF program, this is the only way to create stabilization and move towards self-sufficiency. और जवाब दे रहे हैं कि फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो IMF प्रोग्राम का हिस्सा है कि नहीं, लेकिन उनका यह वाहिद ज़रिया है जिसकी वजह से जो है ना वो हमें स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगी और हम सेल्फ सफिशेंसी की जानिब बढ़ सकेंगे. हमें इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा IMF की जानिब. और तो बेसिकली बात यही कर रहे हैं कि जी हमें जो है ना वो प्राइमरी सरप्लस में जाना होगा, ठीक है, और हमें फुली कवर करना होगा अपना प्राइमरी एक्सपेंडिचर को, ठीक है. अच्छा, अब कहने जी पाकिस्तान's public debt to GDP ratio in fiscal year 23 was 77.9%. If it is to be brought below 60% as prescribed by the Fiscal Responsibility and Debt Limitation Act 2005, a fiscal adjustment of 17.9 percentage points would be required in addition to 0.8 percentage points for primary deficit to be converted into a surplus. उनका पाकिस्तान का पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो है वो कितना था, 77.9% था फिजिकल ईयर 23 में. और अगर इसको हमने लेके आना है 60% से नीचे जिस तरह प्रिस्क्राइब किया गया है हमारे पास इस लिमिटेशन एक्ट 2005 में, तो उसके लिए हमें क्या है फिजिकल एडजस्टमेंट की ज़रूरत है. 17.9 परसेंटेज पॉइंट्स की ज़रूरत होगी. और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी इन एडिशन टू 0.8 परसेंटेज पॉइंट्स फॉर प्राइमरी डेफिसिट बी कन्वर्टेड इनटू सरप्लस. तो उन्होंने कहा इसके अलावा ये हमें 0.8 परसेंटेज की ज़रूरत है प्राइमरी डेफिसिट के लिए ताकि हम उसको कन्वर्ट कर सकें सरप्लस में. तो उन्होंने कहा द अरिथमेटिक हैज़ बीन सिंप्लीफाइड फॉर द पर्पस ऑफ दिस शॉर्ट आर्टिकल. उन्होंने कहा ये अरिथमेटिक है उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है इस आर्टिकल के लिए. और लेकिन उन्होंने कहा अगर हकीकत में ये कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है तो उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से जो है वो हमने अपना जो इन्हिसार है IMF पे कम करना है. लेकिन उन्होंने कहा एक बड़ा इस तरह की हमने कैलकुलेशंस करके बताया है कि ये बिल्कुल सिंपल एक मॉडल में बताया है सिर्फ आर्टिकल के लिए, लेकिन असल में ये सारी गंभीर हैं कि किस तरीके से हमने अपना इन्हिसार जो है वो कम करना है IMF पे. अच्छा, उन्होंने कहा जी एटलीस्ट 5 परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ GDP और फिजिकल स्पेस मस्ट बी क्रिएटेड टू पुट द डेट टू GDP रेशियो ऑन द डिक्लाइनिंग पाथ. और उसमें उन्होंने कहा जी 5 परसेंटेज पॉइंट्स की ज़रूरत होगी GDP के ताकि जो है ना वो हम डेट टू GDP रेशियो है ना उसको डिक्लाइनिंग पाथ पे रख सकें. और अब उन्होंने कहा ये जो फिजिकल एडजस्टमेंट है कि हमें 5 परसेंटेज पॉइंट्स की ज़रूरत है ऑफ GDP ऑफ फिजिकल स्पेस, ये हम किस तरह कर सकते हैं, ये हम इजाफा कर सकते हैं रेवेन्यू टू GDP रेशो इन कॉम्बिनेशन विद रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर टू GDP रेशो. तो ये वजूहात बता रहे हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं. और अब फिर आगे सवाल पूछ रहे हैं कैन वी इंक्रीज आर टैक्सेस फ्राम 9.2% ऑफ GDP टू 14.2%. क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हमारा इन्हिसार होता है कि अगर हम सेल्फ सफिशिएंट ऐसे हो सकते हैं कि अगर हमारे टैक्स में इजाफा हो जाए तो उन्हें क्या हम इजाफा कर सकते हैं अपने टैक्सेस का 9.2% जो GDP है उसको हम कहाँ तक ले जाएं 14.2%. ठीक है, इफ़ वी वांट टू रिलाई ऑन आवरसेल्व्स, और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आप पे रिलाई करें, हम IMF की तरफ ना जाएं, वी मस्ट अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू एंड आर डिपेंडेंसी ऑन द IMF. तो उन्होंने कहा कि जी फिर हम अपनी डिपेंडेंसी है हमारा जो इन्हिसार है IMF को कम नहीं कर सकते और इसके लिए ज़रूरी होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स यहाँ पे हैं कि जी टैक्स में अगर उन्होंने कहा जी 9.2% जो ऑफ GDP है अगर इसको हम 14.2% तक ले जाते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हम किस तरह का उसके जो इन्हिसार है IMF उस पर कम कर सकते हैं. लेकिन जाहिर है बहुत ज़्यादा ये आप रियलिस्टिक नहीं है ये फिगर्स जो कह रहे हैं कि जी हम अपने जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 9.2% ऑफ GDP से 14.2% तक ले जाएं. ठीक है, फिजिकल एक्सेस बाय द गवर्नमेंट ऑलवेज विच वाइडन करंट अकाउंट डेफिसिट. उन्होंने कहा जो भी आपके आप ज़्यादा खर्च करते हो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाते हो गवर्नमेंट की जानिब से तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है ना बढ़ा देता है. और अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कर रहे हैं वो एक्सचेंज रेट के हवाले से बात कर रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान ने जो माजी में है ना वो एक आर्टिफिशियली जो है ना वो एक्सचेंज रेट को एक जगह बरकरार रखा. अगर उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाता तो तब जो है वो डॉलर का रेट जो है ना वो बढ़ जाता. लेकिन उस वजह से पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान हुआ. तो उस वजह से एक्सचेंज रेट के हवाले से बात करेंगे जी. इफ़ द एक्सचेंज रेट इज़ नॉट मैनेज प्रॉपरली, उन्होंने कहा अगर एक्सचेंज रेट को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाता इट प्लेज हैवक विद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. तो इसका बहुत ज़्यादा जो है नुकसान वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे होता है. द पाकिस्तान अथॉरिटीज़ फैसिनेशन विद अ फिक्स्ड एंड ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट इज़ वेल नोन. उन्होंने कहा जो पाकिस्तान अथॉरिटीज़ जो फैसिनेशन है जो हमेशा जिस तरह हमने देखा है उन्होंने एक किस तरह इसको आर्टिफिशियली कंट्रोल किया है एक्सचेंज रेट को. तो उन्होंने कहा वो जो उनकी ख्वाहिश होती थी वो सबको
पता है। दिस सब्सिडाइजेस इंपोर्ट्स, पेनलाइजेस एक्सपोर्ट्स, प्रमोट्स कंजम्पशन एंड डिप्लीट्स प्रेशियस रिजर्व्स। और इस वजह से है ना वो इंपोर्ट सब्सिडाइज हो जाती हैं, एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचता है, कंजम्पशन को प्रमोट किया जाता है और प्रेशियस रिजर्व्स डिप्लीट होते हैं। अच्छा, और एक्सचेंज रेट के वाले से बात करेंगे जी। An accommodative monetary policy and unwise tinkering with the exchange rate accentuates external sector problems। तो ने कहा कि इस तरह की वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है और अनवाइज टिंकरिंग होती है, बगैर सोचे समझे आप एक्सचेंज रेट के साथ छेड़छाड़ करते हो तो उसकी वजह से हमारे एक्सटर्नल सेक्टर प्रॉब्लम्स में इजाफा होता है। Whether or not we are in an IMF program, we need to pursue मार्केट डिटरमिन एक्सचेंज रेट। उन्होंने कहा एक बहुत और अहम जो पॉइंट यहाँ पे बात किया, उन्होंने कहा इस कतई नज़र इसकी कि हम IMF प्रोग्राम में हैं कि नहीं, हमें ज़रूरत है कि हम मार्केट डिटरमिन एक्सचेंज रेट की जानिब जाएँ। जो मदद करता है कम करना इस वाइडनिंग ये जो इजाफा है एक्सटर्नल अकाउंट डेफिसिट का, उसे। वुड वी बी एबल टू डू दिस आउटसाइड IMF प्रोग्राम। उन्होंने कहा क्या अगर हम IMF का प्रोग्राम का हिस्सा ना हो तो क्या हम ये कर सकते हैं कि मार्केट फोर्सेस के मुताबिक है ना वो एक्सचेंज रेट को हम छोड़ सकें, ये हम उसको आर्टिफिशियली है ना मैनिपुलेट ना करें। इफ़ वी कैन मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट्स वुड बिकम बेटर। उन्होंने कहा अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो सकें तो जो प्रोस्पेक्ट हैं एक्सपोर्ट्स के लिए वो क्या है, बेहतर होंगे। अदरवाइज विल कंटिन्यू टू बी ओवरली इम्पोर्ट डिपेंडेंट। नहीं तो हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट होंगे कि सारा कुछ हमारा इसी पे होगा कि हम इम्पोर्ट करें बिसाइड्स बीइंग डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल क्राइटेरियाज, और साथ ही साथ जो है हम डिपेंड करें एक्सटर्नल क्राइटेरियाज पे। तो ये एक और अहम पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि आप इसको छोड़ दें कि IMF प्रोग्राम का हिस्सा है कि नहीं, एक्सचेंज रेट जो है ना उसको आपको आर्टिफिशियली मैनेज नहीं करना होगा जैसा माजी में हम देखते आए हैं। ठीक है, करेंगे phasing out our dependence on IMF would require the implementation of wide-ranging reforms, not just the mobilization of foreign investment। और कहा कि जी अगर हम फेज आउट करना चाह रहे हैं, इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, हमारी जो डिपेंडेंस है IMF के, ज़रूरत होगी कि जी हम वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स करें, इस्लाहात जो है उन पे नाफिज करें, ना सिर्फ जो है हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को है ना उसको टैकल कर सकें। Fiscal and administrative reforms are needed to raise the tax to GDP ratio and to economize on expenditures। और कहा हमारे पास फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि इजाफा किया जा सके टैक्स टू GDP रेशो का, और उसमें आप कह लेंगे जी एक्सपेंडिचर जो है ना उसको किस तरह हमने कंट्रोल करना है। प्राइवेटाइजेशन और मीनिंगफुल रिफॉर्म ऑफ स्टेट और एंटरप्राइजेज नीडेड टू एंड देयर फिस्कल बर्डन एंड इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो अहम एक और चीज़ है जो हमें इतना ज़्यादा कर्जा लेना पड़ता है, वो हमें लेना पड़ता है हमारी जो SOEs हैं, स्टेट ओड एंटरप्राइजेज, उन पे वो इतना ज़्यादा कर्जा है उसको पूरा करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं या हम कोई मीनिंगफुल रिफॉर्म लेके आते हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन निजकारी हो गया इसकी SOEs की, स्टेट ओड एंटरप्राइजेज की, उन्होंने कहा उसकी ज़रूरत है ताकि वो फिजिकल बर्डन पड़ रहा है हमारी हुकूमत पे उसको कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके और इजाफा किया जा सके इनकी प्रोडक्टिविटी का, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इन स्टेट ओन एंटिटीज़ की वजह से। इसके अलावा कह रहे हैं जी एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स आर नीडेड टू एलिमिनेट द बिल्डअप ऑफ द सर्कुलर डेट। और इसके अलावा उन्होंने कहा एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि ख़त्म किया जा सके जो सर्कुलर डेट में इजाफा हो रहा है उसमें। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स आर नीडेड टू इन्हांस गवर्नेंस एंड एफिशिएंसी। इसी तरह जिस तरह एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उसी तरह सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि इजाफा किया जा सके गवर्नेंस में और एफिशिएंसी में। दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। ऊपर जितनी भी उन्होंने कहा बातें की हैं ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि भाई यही सब कुछ करना है। रिफॉर्म्स आर नीडेड इन एवरी सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। ये तो कुछ इन्होंने चीज़ें बताई हैं, तो जो रिफॉर्म्स हैं, इस्लाहात हैं, वो हर सेक्टर में ज़रूरत है। द वेट ऑफ हिस्ट्री इज़ अगेंस्ट पाकिस्तान गेटिंग रिड ऑफ द IMF। उन्होंने कहा वेट ऑफ हिस्ट्री इज़ अगेंस्ट पाकिस्तान गेटिंग रिड ऑफ IMF। यानी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बड़ा मुश्किल है ये देखना कि हम IMF पे है ना वो अपना इंतज़ार ख़त्म कर सकेंगे। व्हाट इज़ आयरनिक इज़ दैट ऑल दीज थिंग्स आर डूएबल। और आयरनी की बात यह है कि जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं वो सारी डूएबल हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हिस्ट्री से अगर हम इसको मुवाजना करें तो बड़ा मुश्किल है कि हम IMF से है ना वो छुटकारा हासिल कर सकें। तो बेसिकली उन्होंने पॉइंट्स बताए थे कि किस तरीके से हमें वो अमल करने पड़ेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो एक्सचेंज रेट को लेके थे कि किस तरह उसको आर्टिफिशियली मैनेज ना किया जाए। फिर उसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमने फिजिकल मॉनिटरी पॉलिसीज़ की बात आई। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स थे। आप भी इसमें अपना इनपुट दे सकते हैं कि क्या हमें IMF के पास जाना चाहिए कि नहीं, और क्या पॉलिसीज़ हम अपना के इससे डिपेंडेंस जो है वो कम कर सकते हैं कि मतलब एक हमारा प्रोग्राम पूरा नहीं होता और फिर हम कर्जा लेने के लिए अपने जो डेट ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करने के लिए फिर IMF के दर पे खटखटा रहे होते हैं। ठीक है,
तो बाकी ये आज का ओपिनियन था। हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।